इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। हरियाणा पंजाब का खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि चुनाव के समय युवराज राहुल गांधी पवित्र संविधान की किताब उठाकर प्रचार करते हैं। अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा। मोदी के नेतृत्व में यह देश संविधान के हिसाब से चल रहा है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपातकाल के लिए देश से माफी मांगेंगे। अगर इलेक्शन आ जाता है तो उनका चौथी पीढ़ी का युवराज वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार करता है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये बात बोलता है। मोदी जी के नेतृत्व में यह देश संविधान के अनुरूप चल रहा है। आज हम सब देख रहे हैं, इन पिछले 11 वर्षों में देश ने एक नई करवट ली है। परंतु हमने कहा भी है कि आप अपने पूर्वजों की जो उनके कार्य रहे हैं, कम से कम जब शीशा देखते हैं तो शीशे में शीशा खराब नहीं है, आपका चेहरा खराब है। जब आप शीशे में देखते हैं फिर उंगली उठाते हैं शीशे के ऊपर, वो शीशा खराब नहीं, आपका चेहरा खराब है। अगर इनके पूर्वजों का देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस देश को, इस देश के संविधान के अनुरूप 562 रियासतों को एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। एक ही रियासत इनके जिम्मे आई, जवाहरलाल नेहरू। उसी रियासत के अंदर पूरे देश को भुगतना पड़ा। किस प्रकार का भेदभाव देश के साथ किया गया। जो रियासत जम्मू कश्मीर थी, जम्मू कश्मीर के अंदर जाने के लिए भी परमिट लेना पड़ता था। और वहां जम्मू कश्मीर के अंदर 2 संविधान थे। जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान थे, 2 निशान थे। हम सब इस बात को जानते हैं। कितने लंबे समय से पूरा देश उस गलती को भुगत रहा था, परंतु अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं किया। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहूंगा कि इस काले अध्याय के जो 25 जून 1975 को ये काला अध्याय लोगों ने भुगता है, क्या इसकी देश से आप लोग माफी मांगेंगे? आपने आज तक माफी तो मांगी नहीं है। 1984 के दंगे हुए, एक विशेष टारगेट तरीके से एक वर्ग को कत्लेआम कर दिया गया। वित्त मंत्रालय के अधीन जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने हाल ही में उत्तर भारत के कई मशरूम प्रसंस्करण इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल इन नोटिस में HSN कोड के गलत वर्गीकरण का आरोप लगाया गया है। इन नोटिस में पिछले 7 सालों के लिए 105 करोड़ का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मांगा गया है, जो उभरते मशरूम प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए किसानों के लिए नुकसानदायक बताया जा रहा है। इस विवाद के केंद्र में कैंड बटन मशरूम, जो कि इस क्षेत्र का एक प्रमुख प्रसंस्कृत उत्पादक है। किसानों का कहना है कि खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय संस्थान की एक विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक कैंट बटन मशरूम को तत्काल उपभोग योग्य नहीं माना जा सकता। मशरूम ग्रोवर, मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का सबसे पहला ग्रोवर हूँ, मशरूम ग्रोवर, जो 3 साल से इस लाइन में जुड़ा हुआ हूँ। एक चला था और कारवां बनता चला गया, और मुझे इस बात का मान भी है, फक्र भी है ब्लॉक पेवा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का बटन मशरूम के अंदर
बटन मशरूम की बाउल है, बाउल ऑफ इंडिया। अगर ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी किसी को मशरूम की जरूरत पड़ती है, बटन मशरूम की, कैन मशरूम की, तो वो पेवा की तरफ रुख करता है, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र की तरफ रुख करता है। मैं इस चीज की जो है वो अपने नौजवान साथी मशरूम ग्रोवर्स उनको बधाई देता हूं भी, उन्होंने जो है इतना उपलब्धि लाए कि हर गांव के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के अंदर मशरूम पैदा हो रही है। हमारी सरकारें, हमारे डिपार्टमेंट्स ये कहते हैं भी हमें जो है डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। हम उनकी बात मानते हुए डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जो है वो गए। और अगर आप सर्दियों में देखोगे तो कोई काम ऐसा नहीं है जहां 2-2 हजार आदमी को काम नहीं मिला हुआ। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवार ने नौकरी के में भर्ती को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने अभय सिंह चौटाला पर तंज कसते हुए कहा है कि सीएम खुद नहीं बनने, जनता बनाती है। मंत्री गंगवा ने लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लेने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही रणवीर गंगवा ने नौकरी में भर्ती को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। आने वाली 13 जुलाई को भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती सरकारी स्तर पे मनाई जा रही है। आज इस जयंती के लिए निमंत्रण देने के लिए समाज के लोगों में यहाँ कुरुक्षेत्र कुमार धर्मशाला में पहुंचा हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तभी से सभी महापुरुषों का, संत महात्माओं का जन्मदिन, चाहे वो किसी भी जाति के हों, सरकारी सतह पे मनाया जा रहा है। हाल ही में हमने कबीर जयंती सिरसा में मनाई, महर्षि कश्यप जयंती इंद्री के अंदर मनाई, भगत धन्ना जी की जयंती उचाना के अंदर मनाई, भगवान परशुराम जी की जयंती सिरसा के अंदर मनाई, महर्षि वाल्मीकि की जयंती, रविदास जयंती, ये सभी जयंतियाँ सरकारी स्तर पे मनाई जा रही है। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय मनोहर लाल जी ने की और उसको अभी लगातार नायब जी के नेतृत्व के अंदर ये चल रहा है। और पहली बार सरकारी स्तर के ऊपर जयंती हमने पिछली बार हिसार के अंदर मनाई थी, जिसमें पूरे प्रदेश भर से अनेक समाज के लोग बड़ी संख्या के अंदर शामिल होकर के हिसार की जयंती में एक अच्छा सम्मेलन, बड़ा सम्मेलन करने का काम किया था। तेरह जुलाई को भिवानी में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायकगण और समाज के प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे। इस जयंती सरकारी स्तर पर आयोजित की जा रही है, जैसा कि पिछले वर्ष हिसार में किया गया था। यमुनानगर से भी बड़ी संख्या में लोग इसमें सम्मिलित होंगे। दरअसल आयोजन की तैयारी जोश और समर्पण के साथ हो रही है। देखिए, पर्टिकुलर एक जगह की आप बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता, आप भी पत्रकार साथी हो, हर जगह घूमते हो। हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गड्ढे भरवाने का काम किया है। पर्टिकुलर हो सकता है कि एक जगह आपने कही वो नहीं हुआ होगा। मैंने पहले भी ये कहा था, हमारी 5000 किलोमीटर की सड़कें जो है वो पुअर कंडीशन के अंदर थी, जिसमें से हमने उनका वर्क ऑर्डर में इस साल के ले लिया है। उनका नया कारपेट हम इस साल के अंत तक कर देंगे। उसमें से कुछ एक रोड ऐसी थी जो ज़्यादा खराब कंडीशन में थी, जिसके गड्ढे नहीं भरे जा सकते थे। उसके अलावा जो 14,300 किलोमीटर हमारी डीएलपी पीरियड के अंदर है, उसके सारे के सारे हमने कार्य करवा दिए। और जो लगभग 5,500 किलोमीटर की जो रोड थी, जिसमें जो डिपार्टमेंट के पास थी, उसके भी हमने गड्ढे भरवाने का काम किया है। पर्टिकुलर कोई जगह ऐसी है तो हम जरूर उस पर संज्ञान जरूर हम लेंगे।
खबर यमुनानगर से है। यहां पर आज समाज सेवी चिराग सिंघल के जरिए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। दरअसल इस आयोजन में शहर के सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया। चिराग सिंघल ने बताया है कि 14 अप्रैल को कैल गांव में हुई पीएम मोदी की रैली के लिए दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के जरिए कुल लगभग 11 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया। इसमें सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक 3000 पत्रकारों के लिए खाने का इंतजाम का खर्च तकरीबन 4.5 लाख रहा, क्योंकि इतने पत्रकार तो पूरे हरियाणा में भी नहीं हैं जितने कि सिर्फ यमुनानगर में हुई रैली में दिखा दिए गए। उन्होंने पत्रकार एसोसिएशन से पूछा है कि क्या यमुनानगर में हुए इस कार्यक्रम में 3000 पत्रकार आए थे, जिस पर सभी ने कहा है कि मुश्किल से 200-250 की संख्या हो रही होगी। इस पूरे बजट में तकरीबन 1.5 करोड़ का विविध खर्चे के तौर पर दिखाए गए हैं, जबकि सारा खर्च पहले से टेंडर से होता है, जो विविध खर्च से ज़्यादा 10 से 15 लाख हो सकता है। चिराग ने 30,000 पुलिसकर्मी की तैनाती पर भी सवाल उठाते हुए इसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। ये 14 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी की यमुनानगर में एक रैली हुई थी कैल गांव में। उसमें जो भ्रष्टाचार है वो निकल के हमारे सामने आया आरटीआई में। उसमें हमने पूरी जानकारी मांगी कि कितना खर्चा हुआ, किस मद में हुआ। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ निकल के सामने आई, उसमें 3000 पत्रकार भाई दिखा रखे थे कि 3000 पत्रकारों के 150 रुपये पर प्लेट के हिसाब से 4.5 लाख रुपए खर्च हुए। तो ये सबसे बड़ा एक विषय है कि क्या हमारे शहर यमुनानगर में या आसपास या पूरे हरियाणा में 3000 पत्रकार हैं, और उसमें नीचे डीपीआरओ यमुनानगर के भी साइन हुए हैं। इसका मतलब वो ऑथराइज्ड है कि हाँ, ये जो डाटा दिया जा रहा है ठीक दिया जा रहा है। उसके बाद उसमें मिसलेनियस जो खर्च दिखाया गया वो 1 करोड़ 27 लाख रुपए का दिखाया गया। जबकि हम कोई भी इवेंट कर रहे हैं, सरकारी इवेंट है, तो उसमें हर चीज़ एक डिस्क्राइब फॉर्म में होती है, सब टेंडर के थ्रू होता है। उसमें मिसलेनियस जैसी कोई जगह होती ही नहीं है। अगर होती भी है तो मुश्किल से 5 लाख 10 लाख आप मान लें। 1.25 करोड़ के आसपास का मिसलेनियस का खर्चा बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ 30,000 पुलिस वाले दिखाए हुए हैं उसमें, जबकि 15,000 पब्लिक दिखा रखी है। तो यानी कि 15,000 पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए 30,000 पुलिस वाले, और 30,000 ये सारी गैदरिंग को कंट्रोल करने के लिए, इनको दिखाने के लिए 3,000 मीडिया पर्सन्स। तो बहुत बड़ा एक घोटाला है। इसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ निकल के सामने आई कि 1 करोड़ 8 लाख रुपए 175 एकड़ जो जमीन एक्वायर हुई थी, उसमें गांव के किसानों को देने के लिए आए थे, जिसमें से सिर्फ 1 करोड़ 1 लाख रुपया दिया गया, 7,39,000 रुपये रोका गया। उसकी भी मैंने कल एसडीएम साहब को दोबारा एक अपील लगाई है कि इस पैसे का जवाब दिया जाए कि क्या ये पैसा वापस भेजा गया थर्मल को, या फिर ये अभी भी पड़ा है, किस मद में खर्च किया गया। अदरवाइज अगर सभी किसानों को और पैसा दिया जाता तो 4200 रुपये पर एकड़ के हिसाब से और पैसा उनके खाते में जाना चाहिए था। तो जब कोई चीज किसानों के लिए आई, उनको पूरा दो, आप उसको रोक क्यों रहे हो? इसमें जो भी आरटीआई के साथी हैं, इनको इसकी व्याख्या करने में बड़ी इन्होंने, मैं कहूँगा, गलती भी हुई है, और ठीक से इसको पढ़ा नहीं है पेपर को जो ये दिया गया है। ये जो है टेंटेटिव बजटरी कोस्ट का पेपर है, जो हमारे माननीय चेयरमैन साहब थे कमेटी के, उन्होंने एक कमेटी गठित की थी, और कमेटी ने एक अनुमानित लागत दी गई थी इसमें, अनुमानित लागत। और जो ये मीडिया का 3000 पर्सन की बात कर रहे हैं, ये ना कि पर्सन नहीं है, ये फूड के पैकेट्स की क्वांटिटी है। और ये चूँकि हमारे पहले भी प्रोग्राम हुए हैं कई सारे, तो उसके अनुसार ही इन संख्याओं का निर्धारण किया गया है। क्योंकि कोई भी आदमी बाहर से आता है तो उसको मैंने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों व्यवस्था करनी होती है। तो ये फूड के पैकेट्स हैं, ना कि पर्सन्स हैं वो। जबकि मुझे लग रहा है वो व्यक्ति जो ना हेड काउंट्स कर रहा है इसको। अभी 3000 लोग थे, जबकि 3000 लोग नहीं, हमारे ये 3000 पैकेट्स हैं, फूड पैकेट्स हैं। खबर अमृतसर रेलवे स्टेशन से है, जहां पर ट्रेन में ई कैटरिंग करने वाले युवक की ट्रेन स्टाफ ने पिटाई कर दी, जिससे घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके साथी भी वहां पर मौजूद था। दरअसल आपको ये बताते चलें पूरा मामला, आपको बताएं कि इस संबंध में ई कैटरिंग ठेकेदार दिलीप यादव ने ये बताया है कि युवक को जब रेलवे स्टेशन से ई कैटरिंग मंगवाने के लिए ट्रेन में खाना देने के लिए भेजा गया, तो ट्रेन स्टाफ और कुछ स्टाफ के सदस्यों ने उसके साथ पिटाई करी,
घायल युवक को अमृतसर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर जीआरपी थाने में एएसआई बलविंदर ने बताया है कि शिकायत मिलने के बाद जांच की जा रही है, जल्द ही उचित कार्रवाई होगी। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆ ਇਹਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 5-6 ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇਡੈਂਟ ਦੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਝਗੜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸਮੋਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ, ਤੂੰ ਚਾਹ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਗਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ जो भी कानूनी। हमारा हुआ क्या, हमारा ई कैटरिंग का ऑर्डर था, तो ई कैटरिंग के खाना लेके गया था लड़का हमारा, उसका नाम मिथिलेश कुमार था। तो मैंने जल्दी में भेज दिया था उसको, मैं कहा जा दिया खाना। तो खाना जब लेके गया वो गाड़ी में, तो दीपू सिंह तोमर और दीपू सिंह तोमर के सारा स्टाफ गाड़ी का, चाहे 2 जने हो या 5 जने हो, मिल के उसको पहले बहुत पीटा। फिर बाद में हमको खबर मिला, हमको खबर मिलने के बाद जब हमको खबर मिला तो फिर हम एक लड़का के साथ में लेके गए कि देखें कि क्या है पोजीशन, क्या किया है, क्यों लड़ाई किया है। मौके पे पहुँचे तो देखे कि दीपू सिंह के भी स्टाफ गाड़ी के था, जो 10 से 15 या 20 जो भी था, सारा स्टाफ वहाँ मौजूद था। खबर अम्बाला से। यहाँ एसपी ऑफिस में महिला ने शिकायत की है, जिसमें बताया गया है कि आरोपी उसे धमकाकर फैसला करने का दबाव बना रहा था, लेकिन शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। दरअसल मनमोहन नगर की रहने वाली कोमल ने बताया है कि उन्होंने 23 जून को बलदेव नगर पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले में आरोपियों ने उन्हें धमकाया, उन पर फैसला करने का दबाव बनाया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्हें आरोपियों से जान का खतरा बना हुआ है, पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इससे पहले बलदेव नगर चौकी में दी है, उसके बाद थाने में आए हैं, एसपी पे भी गए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। किस बारे में दरखास्त है? ये बाबा एक गंदे इशारे करता है, बच्चे के ऊपर एक्टिवा चढ़ाई है, इस बारे एप्लीकेशन है। कौन से एरिया की है ये मनमोहन नगर की है। तो क्या एप्लीकेशन में क्या दिया आप? एप्लीकेशन में यही दिया था कि गंदे इशारे करता है, फोटो उतारता है, बच्चे के ऊपर एक्टिवा चढ़ाई है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 3-4 दिन हो गए ऐसे ही धक्के खा रहे हैं। तो इसकी शिकायत जो एसपी को दी, एसपी से मिला था, एसपी ने क्या कहा? एसपी ने कहा था यहीं पे भेज दी थी, एसएचओ पे ही भेज दी थी उन्होंने भी, पर एसएचओ ने भी अभी कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ जी, ये हमारे यहाँ शहर से आया सग्गू बाबा नाम का है, वैसे नरेंद्र धीमान है उसका नाम। वो 6 महीने से हमें तंग कर रहा है, हर बार कचेड़े और हर बार ऐसी बातें कर रहा है, बस लड़ने वाली बात कर रहा है 6 महीने से। उसकी संगत भी, और वो संगत भी हमें गाला निकाल रही है उसके कहने पे, पर अब वो हमारे किराएदारों को भी तंग करने। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियंत्री और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा आज अम्बाला पहुंचे। उन्होंने यहां अम्बाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 13 तारीख को भिवानी में मनाई जाने वाली दक्ष प्रजापति की जयंती का निमंत्रण देने के लिए अम्बाला पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने उस दिन होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। आने वाली 13 जुलाई को भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती मनाई जा रही है और सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। उसका निमंत्रण देने के लिए आज समाज के लोगों को अम्बाड़ा पहुंचा था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जितने भी हमारे महापुरुष है, संत महात्मा है, उन सब की जयंतियाँ सरकारी स्तर पे मनाई जाती है। इसकी शुरुआत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने करने का काम किया था और उसको आगे बढ़ाने का काम अब माननीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। अभी हाल ही के अंदर हमने जिस तरीके से कबीर जयंती सिरसा के अंदर मनाने का काम किया, महर्षि कश्यप जयंती हमने इंद्री के अंदर मनाई, भगत धन्ना जाट की जयंती हमने उचाना के अंदर मनाने का काम किया, भगवान परशुराम जी की जयंती अभी हाल ही के अंदर रोहतक के अंदर मनाई। इसी तरीके से
महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती, रविदास जी की भी जयंती, अम्बेडकर जी की भी, सबकी जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं सबकी जयंतियाँ मनाने का काम सरकारी स्तर पे करते हैं। और पिछली साल पहली बार हमने सरकारी सत्र के ऊपर महाराजा दक्ष जयंती हिस्सा। पंजाब सरकार सेहत और शिक्षा के क्षेत्र में तो अच्छा कर रही है, साथ ही उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कुछ खेल नर्सरी भी शुरू की हैं, जिसमें खिलाड़ी अपने प्रैक्टिस करके पंजाब का नाम रोशन करेंगे। इसको देखते हुए उन्होंने 3 कोचेस को आज नियुक्ति पत्र दिए हैं, जिसमें से 1 बॉक्सिंग और 2 हॉकी कोच शामिल हैं। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए विधायिका ने कहा है कि हम आभारी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, जिनकी ऊंची सोच से हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡ ਸਕਾਲਰशिप्स हो गई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बहा। चलो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।